अब बात कर लेते हैं राजस्थान के बेरोजगारों की। जी हां, ये बेरोजगार पिछले 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, धरना कर रहे हैं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, लेकिन इन तक अभी सरकार का एक भी प्रतिनिधि नहीं पहुंचा है और इन्होंने ये चीज कह दी है कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो उपचुनाव में बेरोजगार प्रत्याशी को मैदान में उतारेंगे। इसी पर बात करने के लिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता मुबारक खान के पास। मुबारक, ये बेरोजगार 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार का अभी एक भी प्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं आया और उपचुनाव में बेरोजगार प्रत्याशी को मैदान में उतारने की इन्होंने बात भी कही है। क्या कुछ कहना है मुबारक इस पर? जी उमंग, बताना चाहूँगा कि लगभग 3 दिनों से ये बेरोजगार सड़कों पर बैठे हैं और जो बेरोजगार एकीकृत संघ है उसके नेतृत्व के अंदर लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रदेश भर के जो संगठन है बेरोजगारों को लेकर जो बने हुए हैं वो यहाँ राजधानी की सड़कों पर बैठे हैं। देखिए, मैं सहयोगी से कहना चाहूँगा कि दिखाइए, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे और जो जवान हैं, युवा हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। 2013 से लेकर 2021 तक, चाहे वो कानूनी अड़चने रही हो या फिर सरकार के कोई पेच रहे हो जिनके कारण इनकी भर्तियां अटकी, इनके पदों पर जो भर्ती की जानी थी उन पदों पर इन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, सरकार की ओर से परीक्षा भी कर ली गई, इंटरव्यू भी कर ली गई, उसके बावजूद चाहे वो एएनएम जेएनएम की भर्ती हो, चाहे पटवार की भर्ती हो, चाहे नर्सिंग की भर्ती हो, चाहे वो फार्मासिस्ट की भर्ती हो, उन सभी भर्तियों के अंदर अभी तक जो लंबित जो इनके पद चल रहे हैं उनके अंदर इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। और जो सरकार के नए पद आने की ये चाहते हैं, वो भी ये सरकार से मांग करते हैं कि नए पदों पर भी सरकार भर्ती निकाले, क्योंकि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में इन बेरोजगारों को जो उनके बेरोजगारी की हटाने की जो मांग सरकार ने की थी, कि सरकार ने इन्हें आश्वासन दिया था कि हम इनकी बेरोजगारी को दूर करेंगे। तो वहीं हमारे साथ अब प्रदेश अध्यक्ष जो बेरोजगार एकीकृत संघ के उपेंद्र यादव है, वो भी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। उपेंद्र, क्या लगता है कि लगातार 3 दिनों से सरकार आपकी मांगे नहीं मान रही है, महिलाएं यहाँ भारी संख्या में हैं, 2 जो बेरोजगार थे वो एम्बुलेंस से अस्पताल भी पहुंचाए गए, किस तरह देखते हैं? मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, किसान आंदोलन चल रहा है और कांग्रेस के बड़े नेताओं का बयान आता है कि केंद्र सरकार को सुनना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए और उनको बुलाना चाहिए। तो वही सवाल वो यहाँ लागू होता है, उनको भी सुनना चाहिए, मिलना चाहिए। आज महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे रात को यहाँ बिना रजाई यहाँ रहते हैं। हमारे कुछ साथी एसएमएस में एडमिट है, उनको लेके के तबीयत खराब हो रही है। तो ये सरकार में ये जो एक तरह से मैं इसको संवेदनहीनता बोलूँगा। पहले आज तक आपने देखा होगा मैं संवेदनशील सरकार बोलता था, लेकिन जब इनकी पीड़ाएं देख रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, बीमार व्यक्तियों को देख रहा हूँ, तो आत्मा रोती है। दिल कहता है कि मैं लगातार जिनका साथ था, जिंदाबाद बोल रहा था, चुनाव में साथ था, समर्थन दिया था, आज वो हमारी मांग नहीं सुन रहे, आज बेरोजगार रो रहे हैं। तो हमने आज आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। हमें हटाने की भी धमकी मिली थी, कल आप भी मौजूद थे, लेकिन हमने कह दिया गोली मारो चाहे लाठी मारी, हम हटेंगे नहीं, आर पार की लड़ाई का ऐलान करके आए। फिर एक चीज और रोकना चाहूंगा कि जो उपचुनाव प्रदेश में होने वाले हैं 4 सीटों पर, उनकी आपने रूपरेखा तैयार की है, प्रत्याशी भी यहाँ तक आपने घोषित कर दिए, क्या कहेंगे? चारों जगह प्रत्याशी रहेंगे। जो वल्लभ नगर है जो उदयपुर में, वहाँ महिला प्रत्याशी होगी, वो राजपूत कैंडिडेट है। सहाड़ा से एससी की सीट है और सहाड़ा से जनरल जो हमारे सामान्य श्रेणी का प्रत्याशी रहेंगे। सुजानगढ़ से एससी की सीट है और नंदलाल जी भील है जो हमारे राजसमंद से होंगे। जाति समीकरण भी देखा है, हम 9 साल में संघर्ष कर रहे हैं, तो सारी चीज़ तो हमें सीख गए कि हमें चुनाव कैसे लड़ना। लेकिन बेरोजगार महासंघ में तो हर जाति के लोग होते हैं। ऐसे में हम प्रत्याशी उतारने के साथ साथ घर घर जाके पर्चे भी बांटेंगे, कहेंगे कि हमारे प्रत्याशी को वोट देना। हर घर में बेरोजगार मौजूद है, वो पीड़ित है, दुखी है, और साथ में कहना है कि उस प्रत्याशी को जरूर वोट नहीं देना जो सरकार का प्रत्याशी है, जो हमारी मांगे नहीं सुनना, हम वहाँ पड़े रहे थे, तो उनकी खिलाफत करेंगे। किसी भी हालत में नहीं जीतने देंगे उनको, कि आर पार की लड़ाई का ऐलान हमने कर दिया। अभी तक क्या सीएमओ स्तर पे या किसी और डिपार्टमेंट के स्तर पे या कहीं भी अब लगातार आप प्रयास भी कर रहे हैं बातचीत का, तो क्या कोई ऐसा डेलीगेशन बनाया गया जो बातचीत के लिए आए या आपको बुलाए? जब पहला दिन हमारा 15 दिन का जो धरना था 15 फरवरी को, तो हमें 3 बजे विधानसभा लेके गए, 6 बजे वापस लौटा दिया बिना बुलाए। गए थे, वार्ता नहीं हुई। और मैंने संवेदनहीन जो बोला, क्यों बोला? इसलिए तो बोला कि हम पढ़े हुए, वार्ता नहीं हो रही, सुन दे रहे। फिर भी हमें मुख्यमंत्री जी पर एक बार फिर विश्वास जता रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी आप सुनोगे तो हम आपके साथ रहेंगे, आप साथ दोगे तो हम प्रत्याशी भी नहीं उतारेंगे, आपका साथ देंगे, अन्यथा हम आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया। और एक बात और कह दूँ कि आंदोलन ऐसा चलता रहा और हमारी मांगे नहीं सुनी तो बड़ी अनहोनी हो सकती है, जिसकी जिम्मेदार सरकार होगी। हमारे कुछ लोग हॉस्पिटल में एडमिट है, तबियत खराब हुई है, महिलाएं भी, बच्चे में कई बच्चे भी बीमार हैं, और कुछ हमारे जो अभ्यर्थी अनशन पे बैठे हैं, कल से अनशन भी चल रहा है जिसमें महिलाओं की तादाद ज़्यादा है। ऐसे में सरकार को सुनना चाहिए और न्याय करना चाहिए। उपेंद्र, कल एक चीज़ आपने कही, जब पुलिस जाब्ता भी यहाँ था, आपके जो बेरोजगार हैं इनके सबके सामने एक बात आपने कही, यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती तो आप आत्महत्या कर लेंगे। मैंने वो बात कही थी
वो आत्महत्या वाली बात ये कही थी कि यदि मेरे किसी बेरोजगार के साथ लाठीचार्ज होता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है, मुकदमा दर्ज किया जाता है, क्योंकि हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हिंसा फैला नहीं रहे, इन्होंने कहा परमिशन नहीं है, पहले परमिशन उसके लिए भी एप्लीकेशन दे दी कि परमिशन दी जाए। ये कहते लोकतंत्र परमिशन, हमें एप्लीकेशन दी, इन्होंने फेंक दिया तो हमने स्पीड पोस्ट कर दिया, वो पूछ चुकी है, और फिर हम शांतिपूर्वक उसके बावजूद प्रताड़ित करेंगे, अंग्रेजी वाली नीति अपनाएंगे और मेरे किसी बेरोजगार का दर्द होगा उसको पीटेंगे, तो ऐसी स्थिति में कुछ भी कर सकता हूँ। आत्महत्या करनी पड़े तो आत्महत्या भी करूंगा। तो देखिए उमंग, ये जो बेरोजगार एकीकृत संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं उपेंद्र यादव, इन्होंने साफ तौर पर कल भी एक चेतावनी सरकार को दी थी, यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई और उनके बेरोजगारों पर यदि किसी तरह का लाठीचार्ज या मुकदमा भी दर्ज किया गया तो उपेंद्र यादव अपने आप को आत्महत्या कर लेंगे या सभी के बीच के अंदर। उस समय पुलिस का प्रशासन भी यहाँ मौजूद था। तो देखिए किस तरह का रोष बेरोजगारों में यहाँ है कि उपचुनाव के अंदर भी इनको अपने प्रत्याशी, जो कांग्रेस और बीजेपी के जहाँ प्रत्याशी उतरेंगे वहाँ बेरोजगार भी प्रत्याशी बनकर उतरेंगे, ताकि सरकार को ये चेतावनी दी जा सके कि कहीं ना कहीं अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो उपचुनाव के अंदर जो बेरोजगारी का जो मुद्दा है प्रदेश के अंदर वो सरकार के गले की हड्डी बन जाएगा। जी उमंग। जी बिल्कुल मुबारक। और अगर बात करी जाए बेरोजगारों की जो प्रमुख मांगे, उनमें से सबसे बड़ी जो मांग है वो पेपर लीक प्रकरणों और फर्जी डिग्रियों की रोकथाम के लिए अलग से सिस्टम स्थापित किया जाए। इस बारे में शिक्षा विभाग ने कुछ कार्रवाई भी करी है। तो क्या इनकी सभी मांगों पर, कुछ मांगों पर अगर सहमति हो गई है तो क्या बीच का रास्ता यहां पर निकलने की उम्मीद है, या फिर किसानों की तरह ही ये भी अड़ चुके हैं कि जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाएगी हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा? जी उमंग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीते दिनों जो सितंबर में जो जैन भर्ती परीक्षा हुई थी उसका पेपर आउट हो गया था। वहीं जो बीते अगस्त के अंदर जो पटवारी भर्ती भी होने जा रही थी उसका भी पेपर रद्द कर दिया गया, क्योंकि आउट होने का सरकार को कहीं ना कहीं डर था। तो लंबे समय से जो कई पदों पर भर्तियां होने जा रही थी उनके अंदर जो पेपर आउट के चलते एक सरकार को भी डर था, और एक दो पेपर उससे पहले भी आउट हो चुके हैं अलग अलग विभागों के, उसको लेकर सरकार डरी हुई थी। सरकार ने उसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उनका इस्तीफा भी ले लिया। अब नए अध्यक्ष वहां नियुक्त हुए। अब जल्दी नई भर्तियां भी घोषणा की जाएगी। और जो जेन की भर्ती थी उसका पेपर एसओजी की जांच चल रही है। एसओजी ने जांच में पाया कि कहीं ना कहीं जो भर्ती का पेपर था वो आउट हुआ है, और आउट होने के चलते उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। और अब जो आपने एक बात कही कि कहीं बीच का रास्ता निकलेगा, देखिए उमंग, ये जो बेरोजगार यहाँ बैठे हैं, मैं सहयोगी से कहना चाहूंगा सैकड़ों की संख्या में, और इन्होंने सरकार से पहले अल्टीमेट सरकार को दिया कि हमारी मांगे सुनिए, हमारी बात सुनिए। तो इन्हें विधानसभा भी बुलाया गया, लगभग 3 घंटे इंतजार करवाकर जब सरकार का कोई प्रतिनिधि इनसे नहीं मिलता है तो उसके बाद ये यहाँ के वापस बैठते हैं। वापस बैठने के बाद जो आज तीसरा दिन इनका है, किसी तरह की यहाँ सुविधाएं नहीं है और ना ही किसी तरह की कोई सरकार का डेलीगेशन इनके पास आया है, तो काफी परेशान है। तो बीच का रास्ता तब निकले जब सरकार का कोई प्रतिनिधि इनके पास आए या इनका कोई डेलीगेशन सरकार के पास, सरकार इन्हें बुलाए, तब जाकर कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल स्थिति जो बनी हुई है वो लगता नहीं है कि कोई बीच का रास्ता निकलने की संभावनाएं नजर नहीं आती है। जैसे कि किसान सड़कों पर है, तो आज बेरोजगार भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर सड़कों पर बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं अब जो उपचुनाव भी होने वाले हैं प्रदेश के अंदर, उनके अंदर सरकार के गले की हड्डी बनेगी। मुबारक, माफ कीजिएगा या बीच में आपको मैं रोक रहा हूं। एक बात यहां पर गौर करने वाली यह है कि कुछ दिन पहले राजस्थान में आश्रय सहयोगिनियों का भी एक मामला उठा था अपना मानदेय बढ़ाने को लेकर। उन्होंने भी गांधीनगर इलाके में उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था, कई दिन तक वो भी बैठे रहे। उसके बाद प्रशासनिक अमले ने आकर उनके जो धरना स्थल पर जो उनके जरूरी सामान जो रखे हुए थे, सर्दी से बचाव के हो या फिर कुछ भी खाना बनाने के, वो सामान उन्होंने हटा दिया और उनमें से 12 सहयोगिनियों को थाने में बंद कर दिया गया था। फिर उन्हें छुड़ाने के लिए और अपनी मांगों को मनवाने के लिए उन्होंने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। लेकिन ऊपर तौर पर उनके कुछ, हम कह सकते हैं, सीनियर्स ने सरकार से बात करी और वो आंदोलन खत्म हो गया। जयपुर की सड़कों से वो आंदोलन खत्म हो गया, लेकिन कहीं कहीं जिलों में वो आंदोलन अभी भी जारी है। तो आपसे जानना चाहेंगे, उपेंद्र जी हमारे साथ में बने हुए, उनसे जानना चाहेंगे कि अगर इस तरह का कोई बीच का रास्ता प्रशासन की तरफ से सिर्फ इस आंदोलन या धरने को खत्म करने के लिए निकाला जाता है और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, तो तब इनका क्या कुछ रुख रहेगा, या जब तक इनकी मांगों का लिखित आश्वासन इन्हें नहीं मिल जाता ये तब तक बैठे रहेंगे?
जो मैं बता दूं, जो राजधानी की सड़कों पर बीते दिनों आशा सहयोगिनी का धरना हुआ, उस धरने के अंदर उनकी भी मांगे वाजिब थी, क्योंकि लंबे समय से उनके ना तो मानदेय में बढ़ोतरी की जा रही थी, प्रतिदिन 90 रुपए का मानदेय उन आशा सहयोगिनी को दी जा रहा था, जो 2700 रुपए प्रतिदिन महीने का लगभग होता है, प्रतिमाह होता है। उससे उनके लालन पालन में काफी समस्याएं आ रही थी, इसलिए वो सड़कों पर उतरी और उनमें 12 जो आशा सहयोगिनी थी उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए गए। उनके अंदर भय का माहौल सरकार की ओर से बनाया गया ताकि वो आंदोलन छोड़कर अपने घरों के और अपने जो उनकी ड्यूटी हो उसको पूरा करें। तो वहीं बेरोजगार भी आज सड़कों पर है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव एक बार फिर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। उपेंद्र, क्या बीच का रास्ता निकलने की भी संभावना है? कोई डेलीगेशन आए या आपको बुलाए? एक स्वागत है, हम वार्ता करने के लिए तैयार है। रास्ता निकले तो हम धन्यवाद और देंगे, जिंदाबाद और बोलेंगे। हम नौकरी के लिए तय है, हमें राजनीति थोड़ी करनी है। मेरे बेरोजगार को न्याय मिले, उसकी नौकरी मिले तो धन्यवाद देंगे, साथ रहेंगे। क्या कोई मौखिक आदेश पर भी आप समझौता करने के लिए तैयार हैं या कि सिर्फ लिखित आदेश पर ही ये सारी मांगे मानी? देखो, अभी तक तो मौखिक आदेश मिले हैं, पिछली बार मौखिक मिले, ये सब मौखिक मिले। बात सवाल है, मुख्यमंत्री जी बुलाए, सुने, पीड़ा सुने और वो कहे कि हाँ इसमें आपकी भर्ती में इतना समय लगे, इतने दिन में कर देंगे। इनको संतुष्ट करे, संतुष्ट करते हैं तो हमारे अभ्यर्थी संतुष्ट हो जाते हैं तो मौखिक आदेश मान लेंगे, लेकिन मेरे बेरोजगार पीड़ित संतुष्ट होने चाहिए। तो देखिए उमंग, ये किस तरीके का एक यहाँ माहौल नजर आ रहा है लगातार, क्योंकि लोग बाग काफी भारी रोष है। देखिए छोटे बच्चे भी यहाँ हैं, महिलाएं भी हैं, महिलाओं की क्या क्या मांगे हैं हम उनसे भी हम बात करेंगे। आपकी क्या मांगे हैं? बीते 3 दिनों से आप सड़कों पर बैठे हैं। सर, हम 2013 से यहाँ एएनएम जीएनएम भर्ती को लेके बैठे हैं। सर, हम 7-8 बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं करता। 25 नवंबर 2019 को एक कमेटी बनाई थी कि तुम्हारा 1 महीने में सत्यापन लागू कर दिया जाएगा। उस कमेटी का अता पता भी नहीं है 1.5 साल में कि वो कमेटी कहाँ चली गई। इस बार हम सोच के आए हैं कि हम या तो मर के जाएंगे या जीत के जाएंगे। देखिए मरने मिटने की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि इतने प्रताड़ित ये बेरोजगार हो चुके हैं कि काफी परेशानी इनको घर चलाने में भी होती है। और जो इन्होंने जो शिक्षा हासिल की, बड़ी मुश्किल से बेरोजगार अपने भर्तियों में परीक्षा तैयारी कर नौकरी पाते हैं और फिर उन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी जाती, उसका रोष इनमें साफ तौर पर देखा जा रहा है। देखिए आपने सर पर ये बांध भी रखा है और पूरा आपके चेहरे पर एक जो रोष है वो भी दिखाई दे रहा है। किस तरह देखते हैं, क्या आपकी मांग है? सर, हमारी 8 साल से संघर्ष कर रहे हैं सर। आते हैं, हमें खदेड़ दिया जाता है, फिर चले जाते हैं सर। 6719 पद बचे थे और कांग्रेस सरकार की निकाली हुई भर्ती थी, लेकिन आज चुनावी प्रचार में उन्होंने साफ साफ कहा था कि जितनी भी लंबित भर्तियां सबसे पहले मैं उनको पूरा करूंगा। 3 साल पूरा होने को गए हैं, लेकिन अभी तक हम यहाँ पर आते हैं, हमें डंडे मार के भगा दिया जाता है। हम लगातार 8 वर्षों से संघर्ष करने हैं। अब 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए 2 बच्चे हैं मेरे साथ में, एक 1.5 साल की लड़का है और 3 महीने की बच्ची है। उसको बैनर उड़ा उड़ा के रात को सर्दी से बचा रहे हैं हम। ना हमारे पास कंबलों की सुविधा, ना खाने की कोई व्यवस्था है, ना चाय की कोई व्यवस्था है। आमरण अनशन पर बैठे हैं हमारे 40 भाई बहन। या हमें हमारी मांग पूरी कर दो या इस बार हमें फांसी दे दो। हम घर नहीं जाएंगे, हमारे घर वाले हमें घर बढ़ने ही नहीं दे रहे। घर वाले कहते हैं तुम्हारा तो रोज का पंगा हो गया, ये अभी यहाँ पे आओ कभी वहां जाओ। अब इससे घर वाले भी तंग आ गए और हम भी तंग आ गए। हमारे हस्बैंड आए, बच्चे आए, यहीं पे सुसाइड कर लेंगे, हमारे पूरा परिवार ही। देखिए उमंग, किस तरह का रोष इन बेरोजगारों में है। यहाँ तक कि जब उपेंद्र यादव ने आत्महत्या की धमकी दी, चेतावनी दी, तो वहीं अब बेरोजगार भी अपने आप को आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई है तो हम आत्महत्या करने के लिए उतारू हैं। और यही हम बात करेंगे। देखिए जो बेरोजगार जो उतरेंगे उनसे हम बात करेंगे, बेरोजगार जो उतर रहे हैं उनसे हम बात करेंगे। जो उपचुनाव के अंदर बेरोजगार कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी सामने उतरेंगे, बेरोजगार एकीकृत संघ की ओर से प्रत्याशी चारों जो विधानसभा सीटें हैं उपचुनाव की, जो अब जल्दी चुनाव जिनके ऊपर होने वाले हैं, आप प्रत्याशी, ये देखिए हमारे साथ प्रत्याशी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। जो प्रत्याशी मौजूद हैं, प्रत्याशी जो मौजूद है उनको हम बुलाएंगे, क्योंकि लंबे समय से बेरोजगार परेशान यहाँ थे, क्योंकि सरकार ने इनकी मांगे नहीं मानी। सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे इनसे किए उनको कहीं ना कहीं सरकार ने पूरा नहीं किया। एक बेरोजगार जो प्रत्याशी वो हमारे साथ है, उनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सवित कंवर है। सविता जी, कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और क्यों आप चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वल्लभ नगर उदयपुर से। सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है, इसलिए हमें ये लेना पड़ा कि वल्लभ नगर उपचुनाव के लिए अगर सरकार हमारी मांगे मान जाती है तो हम वापस पीछे हट जाएंगे, वरना हम। क्या आपको लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से सरकार को कोई नुकसान होगा या किस तरह आप देखते हैं, क्या आगे लगता है आपको? बिल्कुल, कुछ वोट तो उनके कम होंगे, कुछ क्या, मुझे लगता है कि मैं सारे वोट लेके ही जाऊंगी।
देखिए कितना कॉन्फिडेंस इन प्रत्याशियों के अंदर। जो सविता कंवर है ये वल्लभ नगर से चुनाव, सविता कंवर है जो वल्लभ नगर से चुनाव लड़ रही, वहाँ जो जातिगत समीकरण उमंग बात करें तो वहाँ राजपूत जो कांग्रेस के जो विधायक थे वो राजपूत थे, ये भी राजपूत हैं। तो कहीं ना कहीं जो जातिगत समीकरण है वो भी बेरोजगार एकीकृत संघ के नेतृत्व में देखा जा रहा है और यहाँ तक कि बेरोजगार पूरी तरह तैयार है। कल इन्होंने बात करी और 4 आज कैंडिडेट इन्होंने तैयार कर लिए। एक कैंडिडेट जो है वो भी हमारे साथ है। आप कहाँ से लड़ रहे हैं? भीलवाड़ा से, साड़ा से। तो आपको लगता है कि सरकार आपकी मांगे मान लेगी, नहीं मानेगी, और नहीं मानती है तो क्या सच में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सही है। हम 2013 से मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना चल रही है, उसके अंदर हम 7-8 साल से काम कर रहे हैं और कोरोना भी किया था, फिर भी सरकार हमारी कोई मांगे नहीं सुन रही है। 2018 में हमारी प्रयोगशाला सहायक की भर्ती निकली थी और इतने सारे बेरोजगार युवा बैठे हैं और माताएं बैठी हैं रात दिन, और फिर भी सरकार कोई मांगे नहीं कर रही है। अगर सरकार हमारी मांगे कर ले तो हम कोई चुनाव का कोई ऐसा हम नेता नहीं है जो हम चुनाव लड़ें। हम तो एक बार भर्ती नहीं करने पे ये हमारा को मुद्दा उठाना पड़ रहा है और भाई साहब उपेंद्र जी यादव के नेतृत्व में हमको ये काम करना पड़ेगा और युवाओं के नेतृत्व में, ताकि हमारी भर्ती निकल जाए चुनाव से पहले। तो कोई दिक्कत ही नहीं है और सरकार हमारी बातें मान ले। अशोक जी ने चलाई थी ये मुख्यमंत्री 2018 की भर्ती, हम उनके लगे हुए हैं। हमारे तो ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मंत्री जी से कि हमारी ये भर्ती जल्दी से जल्दी निकाल ले चुनाव से पहले, तो हमारे को कोई यही। तो देखिए उमंग, अगर इनकी मांगे मान ली जाती है तो ये अपने कदम कहीं ना कहीं पीछे हटाएंगे और यदि इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे और सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे, वोट की चोट सरकार को देंगे। एक और प्रत्याशी उमंग जी बिल्कुल, मुबारक, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको रोकना चाह रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों की जो ये मांग है, और कहीं ना कहीं इस समय राजस्थान का विधानसभा बजट सत्र भी चल रहा है जो कि अब 24 तारीख को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भाषण वहां पर पेश करेंगे, और सभी बेरोजगार चाहते हैं या फिर जो भी लोग परेशान हैं किसी न किसी वजह से, और सरकार से वो चाहते हैं कि आप हमारी एक बार सुन तो लीजिए, हमें भले ही आप एक हमें तय समय सीमा बता दीजिए कि इस समय सीमा तक आपके ये सभी जो कार्य हैं रुके हुए अटके हुए वो सभी पूरे हो जाएंगे। और इन लोगों ने भी कह दिया, जितने भी बेरोजगार यहाँ सड़कों पर बैठे हैं, कि हमारा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, हमारा मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि कई सालों से जो हमारी जो मांगे हैं वो अभी तक मानी नहीं गई है, अब हमारे पास में कोई चारा नहीं रह गया है। तो मुख्यमंत्री से हमारी बस यही गुहार है कि एक बार आप हमसे बात कीजिए, हमारी पीड़ा सुनिए और हमारी मांगे मानिए, ताकि हम भी खुशी खुशी अपने घर वापस जाए और राजकाज में कोई बाधा ना पहुंचे। मुबारक, आप इस खबर पे लगातार नजर बनाए रखिए, अपडेट लेने आपसे फिर से संपर्क करेंगे। फिलहाल हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार के खिलाफ जहां किसान सड़कों पर डटा है, तो वहीं राज्य सरकार के खिलाफ बेरोजगार भी अब सड़कों पर आ चुके हैं। और अब देखने वाली बात यह भी है कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इन बेरोजगारों की भी बात सुनते हैं या नहीं, क्योंकि ये बेरोजगार तो डट चुके हैं, अड़ चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।